के खूंखार डाकू सुल्ताना की कहानी। धर्मांतरण से परेशान होकर उठाई बंदूक, गोरी मैम करने लगी इस डकैत से प्यार। इस डाकू का बेटा बना देश का आईपीएस। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। आज हम बीहड़ के डाकुओं में से सबसे खूंखार डाकू सुल्ताना की कहानी लेकर आए हैं, जिसने सिर्फ धर्मांतरण को रोकने के लिए बंदूक उठा ली थी। उत्तर प्रदेश का ये डाकू जनता के बीच रॉबिन हुड के नाम से भी मशहूर था। वहीं इसका दबदबा इतना था कि खत लिखकर डकैती का अल्टीमेटम देता था। आज इसी डकैत के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक आम आदमी बन गया सबसे खूंखार डाकू। देश भर में धर्मांतरण को लेकर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण पर रोज नई खबरें छप रही हैं। ये गंदा खेल हर जगह पैर पसारने लगा है। पहले तो सिर्फ जवान लड़कियों को फंसाया जाता था, लेकिन अब इसका शिकार छोटे बच्चों से लेकर लड़कों तक सब बन रहे हैं। कहीं स्कूल में ही धर्मांतरण की पाठशाला चलाई जा रही है, तो कहीं गेमिंग के जरिए छोटे बच्चों का धर्म बदला जा रहा है। लेकिन इससे अलग हम आपको बताएंगे कहानी ऐसे व्यक्ति की जो इस धर्मांतरण से इतना ज्यादा दुखी हुआ कि वो बन गया बीहड़ का डाकू। ऐसा खूंखार डाकू जिसके नाम से भी पुलिस थरथराती थी। इस डाकू ने सिर्फ धर्मांतरण को रोकने के लिए घर बार का त्याग कर दिया और बीहड़ को चुना। हाथ में उठा ली बंदूक और फिर आगे बढ़ता ही चला गया। डाकू सुल्ताना, जिसका असली नाम सुल्तान सिंह था। साल 1901 में सुल्तान सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ। तब देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अपने बचपन से ही वो भेदभाव देखता आया। भेदभाव देखने के साथ साथ झेलता भी आया। जब सुल्ताना की 17 साल की उम्र हुई तो एक वारदात ने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उसके गांव में अंग्रेज हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, और वो भी कोई लालच या पैसे देकर नहीं, बल्कि मार पीट कर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। लोगों को बंदूक की नोक पर धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बस ये वो दिन था जब सुल्तान सिंह ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली थी। अंग्रेजों के धर्मांतरण को रोकेगा, लेकिन कैसे? 17 साल का लड़का ये तो तय कर चुका था कि वो अंग्रेजों के धर्मांतरण को रोकेगा, लेकिन कैसे ये नहीं जानता था। इन सब से परेशान होकर वो कहीं दूर चला गया और इसके बाद सुल्तान वापस अपने घर नहीं लौटा। उसने जंगलों में ही अपनी राह चुनी और वहीं रहने लगा। वो नजीमाबाद के जंगलों में रहने लगा और अंग्रेजों के खिलाफ एक गैंग तैयार करने लगा। धीरे धीरे कई लड़के उसके साथ जुड़ गए। ये लोग गांव के उन अमीर लोगों को निशाना बनाते थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे। ये ऐसे ही घरों में डकैती करने लगे और डकैती किए हुए पैसों को गरीबों में बांटने लगे। चिट्ठी लिखकर डकैती का अल्टीमेटम, अंग्रेजों का दुश्मन, गरीबों का मसीहा। धीरे धीरे सुल्तान सिंह का गैंग मजबूत होने लगा और अब ये अंग्रेजों के लिए मुसीबत बनने लगा था। गैंग ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेज सुल्तान सिंह को सुल्ताना कहने लगे और सुल्तान सिंह डाकू सुल्ताना के नाम से मशहूर हो गया। सुल्ताना का डकैती का अंदाज भी बड़ा निराला था। वो जिसके घर में भी डाका डालने जाता था, वहां पहले एक खत भिजवा देता था। उस खत में डकैती का दिन और टाइम पहले से ही तय होता था। तय टाइम पर ही सुल्ताना का गैंग उस घर में डकैती करता था। अंग्रेजों की पुलिस चाहते हुए भी उसे नहीं रोक पाती थी। वो बड़ी चालाकी से अपने काम को अंजाम देता था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तब एक ही हुआ करते थे। वहां के जंगलों में सिर्फ डाकू सुल्ताना का ही राज चलता था। अगर किसी ने अंग्रेजों से डाकू सुल्ताना के खिलाफ मदद मांगी तो उसकी मौत तय थी, और इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसा करने से बचते थे। आमतौर पर डाकू सुल्ताना किसी की हत्या नहीं करता था। गरीब लोगों की मदद करने की वजह से उसे लोग अपना सहारा मानने लगे थे। उसकी छवि गरीबों के बीच रॉबिन हुड की बन चुकी थी। वो एक एक कर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को निशाना बना रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के लिए डाकू सुल्ताना मुसीबत बनता जा रहा था। सुल्ताना को पकड़ने के लिए जिम कॉर्बेट की मदद।
जिम कॉर्बेट बन गए डाकू सुल्ताना के कायल। वो जंगलों में छुपा रहता था, इसीलिए अंग्रेजी फौज के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। कहते हैं इतनी बार उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अंग्रेजी अधिकारी नाकाम ही हुए। यहाँ तक कि जंगल को जानने वाले जिम कॉर्बेट की मदद भी डाकू सुल्ताना को पकड़ने के लिए ली गई थी। एडवर्ड जिम कॉर्बेट नैनीताल में जन्मे ब्रिटिश भारतीय थे। उन्होंने उत्तराखंड के जंगलों के लिए काफी ज्यादा काम किया और उन्हीं के नाम पर जिम कॉर्बेट पार्क का नाम पड़ा था। खैर, एडवर्ड कॉर्बेट को पूरे जंगल का अच्छा आइडिया था और इसीलिए ब्रिटिश सेना ने डाकू सुल्ताना को पकड़ने के लिए उनकी मदद ली, लेकिन इसके बावजूद डाकू सुल्ताना को गिरफ्तार नहीं कर पाए। लेकिन सुल्ताना चाहे कितना ही खूंखार डाकू क्यों ना हो, उसके लिए हर किसी के दिल में एक सम्मान की जगह थी। खुद जिम कॉर्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज रॉबिनहुड में सुल्ताना के चरित्र का आकलन करते हुए एक जगह लिखा है, एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी निर्धन आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उसे चंदा मांगा गया, उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा, उसने उस सामान का हमेशा 2 गुना दाम चुकाया। वहीं इतनी सब कोशिशों के बाद भी अंग्रेज उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत किसी भी कीमत पर इसे पकड़ना चाहती थी। 900 सदस्यों के सुल्ताना के गिरोह के पास आधुनिक हथियार तो थे ही, वो बेहद वफादार और अनुशासित भी थे। ऐसे संगठन गिरोह के सामने पुलिस भी डरती रहती थी। सुल्ताना अपने इलाके के गरीबों के बीच एक मसीहा माना जाता था। चप्पे चप्पे में लोग उसके जासूस बन जाने को तैयार थे। अनेक ब्रिटिश अफसर उसे दबोचने के काम में लगाए गए, लेकिन कोई भी सफल ना हो सका। फिर उस समय के एक यंग ऑफिसर फ्रेडी को अब ये काम सौंपा गया। 300 जवानों और 50 घुड़सवारों की एक टीम तैयार की गई जो जंगल में डाकू सुल्ताना को गिरफ्तार करेगी। फ्रेडी का एकमात्र लक्ष्य था सुल्ताना को गिरफ्तार करना, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद डाकू फ्रेडी की पकड़ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि एक बार तो डाकू सुल्ताना से फ्रेडी का आमना सामना हुआ और डाकू सुल्ताना ने फ्रेडी की जान बख्श दी। इसके बाद तो ऑफिसर फ्रेडी सुल्ताना का फैन हो गया। हालांकि फ्रेडी ने अपना काम जारी रखा। फिर एक समय ऐसा आया जब किसी के हाथ न आने वाले डाकू सुल्ताना को उसके गैंग के ही कुछ लोगों ने धोखा दिया और उसके जंगल में छिपे होने की सूचना पुलिस तक पहुंचा दी। 300 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों की फौज लेकर फ्रेडी यंग ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार के बीच ताबड़तोड़ 14 बार छापेमारी की और साल 1923 में सुल्ताना को नजीमाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया गया। सुल्ताना के साथ उसके साथी पीताम्बर, नरसिंह, बलदेव और भूरे भी पकड़े गए थे। इस पूरे मिशन में कॉर्बेट ने भी यंग की मदद की थी। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गन केस का नाम दिया गया। आखिरकार डाकू सुल्ताना और 4 साथियों को जुलाई 1924 को फांसी दी गई, जबकि गैंग के 40 अन्य लोगों को काला पानी की सजा सुनाई गई थी। जिस ऑफिसर फ्रेडी ने सुल्ताना को गिरफ्तार किया था, उसने प्रशासन से सुल्ताना को फांसी न देने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं सुल्ताना की मौत के बाद उसे याद करते हुए जिम कॉर्बेट ने माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज रॉबिनहुड में ये भी लिखा है, समाज मांग करता है कि उसे अपराधियों से बचाया जाए और सुल्ताना एक अपराधी था। उस पर देश के कानून के मुताबिक मुकदमा चला, उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी दे दी गई। जो भी हो, इस छोटे से आदमी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, जिसने 3 साल तक सरकार की ताकत का मुकाबला किया और जेल की कोठरी में अपने व्यवहार से पहरेदारों का दिल जीता। सुल्ताना का बेटा बना आईपीएस ऑफिसर, पत्नी ने चुना डकैती का रास्ता। फांसी की पहली रात फ्रेडी डाकू सुल्ताना से मिलने गया था। डाकू सुल्ताना ने फ्रेडी से कहा कि उसका एक बेटा है, वो चाहता है कि उसका बेटा एक इज्जतदार इंसान की जिंदगी जिए। कहते हैं कि बाद में फ्रेडी ने उस बच्चे को गोद ले लिया और उसे एक आईपीएस ऑफिसर बनाया। डाकू सुल्ताना की पत्नी पुतली ने भी पति की मौत के बाद बीहड़ को चुना और वो एक डाकू बन गई। आज हमने जानी एक ऐसे सबसे खूंखार डकैत की कहानी, जिसने गरीबों के दिल में राज करा और अंग्रेजों के नाक में दम।
स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे एक ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।